हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूंजी अभिधान के बारे में बताया था। आज मैं आपको संस्थापन प्रलेख और अंतर नियम में अंतर बताऊंगी। संस्थापन प्रलेख का मतलब मैंने दूसरा नाम उसका बताया था सीमा नियम, और अंतर नियम, इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहला है उद्देश्य के आधार पर। सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्य को परिभाषित करता है, यानी सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य होते हैं। अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियम होते हैं, इसको इंगित करता है, यानी आंतरिक प्रबंध से जो भी नियम होते हैं वो अंतर नियम में होते हैं। दूसरा स्थिति, ये कंपनी का मुख्य प्रलेख है और कंपनी अधिनियम के अधीन है, यानी कंपनी अधिनियम के तहत इसको बनाया जाता है और प्रमुख प्रलेख है। दूसरा ये सहायक प्रलेख है, ये सीमा नियम और कंपनी अधिनियम दोनों के अधीन बनाया जाता है, यानी इसके ये जो बनाया जाता है ना अंतर नियम, वो सीमा नियम और कंपनी अधिनियम दोनों के अंतर्गत ही या दोनों के अधीन बनाया जाता है। तीसरा है संबंध। सीमा नियम कंपनी की बाहरी दुनिया से संबंध निश्चित करता है, यानी बाहर के जो पक्षकार होते हैं ना उनसे संबंधों की व्याख्या करता है। और अंतर नियम कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच में आंतरिक संबंधों की जो है परिभाषित करता है, यानी कि कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है बाध्यता। सीमा नियम के क्षेत्र के बाहर के कार्य अमान्य होते हैं, सभी सदस्यों से के एक मत से भी अनुमोदित नहीं हो सकते, यानी सीमा नियम में जो सीमाएं तय कर दी जाती है उसके बाहर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है ना। यदि कोई कार्य किया जाता है सीमा नियम से बाहर के परे तो वो अवैध माना जाता है, और अगर सभी सदस्य मिलकर भी एक मत से उसको अनुमोदित नहीं करा सकते, यानी कि कोई जो है उसके बाहर कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। अंतर नियम के बाहर कार्यों की अंशधारी अनुमोदित कर सकते हैं, यानी शेयर होल्डर उसमें अनुमोदित कर सकते हैं, यानी उसके बाहर अगर कार्य भी है तो भी कराया जा सकता है। आवश्यकता, प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा कराना अनिवार्य है। अंतर नियम को जमा कराना अनिवार्य नहीं होता है ये, लेकिन इसमें है कि कंपनी अधिनियम की 2013 की सारणी एफ इसको को भी अपना सकती है अगर अंतर नियम कोई कंपनी नहीं बनाती है तो। ठीक है, ये थे इसके अंतर। अब मैं आपको एक नया टॉपिक और बता रही हूँ, एक व्यक्ति कंपनी है ना, जिसका नाम है एक व्यक्ति कंपनी, यानी वन पर्सन कंपनी, जिसको शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं ना, वन पर्सन कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने पर एक व्यक्ति वाली कंपनी की अवधारणा के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी बना सकते हैं, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें एक ही व्यक्ति हो, है ना। वैसे कंपनी में एक व्यक्ति होता नहीं है, आपको पता है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए, निजी कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए। तो एक व्यक्ति की अवधारणा पहले नहीं थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 जो नया आया ना उसके बाद एक कंपनी अधिनियम की भी अवधारणा सामने आई। कानूनी तंत्र में ओपीसी की शुरुआत एक ऐसा परिवर्तन है जो सूक्ष्म व्यवसायों और उद्यमशीलता के समामेलीकरण को प्रोत्साहन देता है, यानी कि जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं ना और उद्यमिता, जिसमें उद्यमिता का गुण होता है, उद्योग लगाने की जो क्वालिटी होती है ना, वो जो है एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना कर सकता है। दोनों का मिक्स रूप है ये। भारत में वर्ष 2005 में जे ईरानी विशेषज्ञ समिति ने ओपीसी के निर्माण की सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया कि छूटों के माध्यम से एक सहज कानूनी व्यवस्था वाली ऐसी इकाई उपलब्ध कराई जाए ताकि छोटे उद्यमियों को जटिल कानूनी व्यवस्था हेतु विवश नहीं होना पड़े। यानी का मतलब है ये 2005 के अंदर है ना, जे ईरानी विशेषज्ञ समिति उसने सुझाव दिया कि ऐसी कोई छूट दी जाए ताकि छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनको जो कंपनी निर्माण की जो फॉर्मेलिटीज़ है ना बहुत ज़्यादा होती है, उसको पूरा करने की मतलब व्यवस्था नहीं रहे, पूरी नहीं करनी पड़े, कम से कम औपचारिकताएँ हों, तो ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति कंपनी की कंपनी ही एक व्यक्ति कंपनी है, वह एक व्यक्ति कंपनी का अंशधारी होगा, यानी कि एक व्यक्ति होगा तो वही अंशधारी होगा। एक निजी सीमित कंपनी के सभी लाभ इसको प्राप्त हो, निजी कंपनी होती है ना सीमित वाली, उसके लाभ सारे इसको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे प्रत्येक वैधानिक इकाई यानी अस्तित्व अलग हो जाएगा कंपनी का, और सदस्य अलग हो जाएगा, सदस्य तो एक ही है वो अलग हो जाएगा। व्यवसाय के दायित्व से निजी संपत्ति सुरक्षित होना है ना, दायित्व सीमित होता ही है इसमें। शाश्वत उत्तराधिकारी स्थायी अस्तित्व हो जाता है ना। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका सदस्य केवल एक ही व्यक्ति हो, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। कंपनी समामलन नियम 2014 में इसके नियम दे रखे हैं। एक व्यक्ति कंपनी पहला पॉइंट है केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा भारत का निवासी है ना, भारत का नागरिक होना जरूरी है।
एक व्यक्ति कंपनी के समावेशन हेतु योग्य है। एक व्यक्ति कंपनी के एकल सदस्य का नामांकित है। एकल सदस्य का नामांकित यानी उसके नामांकित का मतलब अगर उसको कुछ हो जाए तो दूसरे का नाम लिखा कर नामांकित करो वो। उसके बाद में स्पष्टीकरण और दे रखा है इसके। इस नियम के उद्देश्य से भारत का निवासी वह व्यक्ति है जो ठीक पिछले कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 182 दिन भारत में रहा हो, कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। कोई दूसरा पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी के समामेलन या एक से अधिक कंपनी में नामांकित हेतु बनने हेतु योग्य नहीं है। यानी कि कोई एक व्यक्ति तो एक ही कंपनी खोल सकता है ना, अन्य ज़्यादा कंपनियां वो अकेला नहीं खोल सकता है। जब कोई प्राकृतिक व्यक्ति इस नियम के अनुक्रम में एक व्यक्ति कंपनी के सदस्य होने के साथ साथ किसी अन्य एक व्यक्ति कंपनी में नामांकित होने के कारण उस कंपनी का सदस्य बन जाता है तो उप नियम 2 में विशिष्टीकृत योग्यता कसौटी को 180 दिन में पूरा कर सकता है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति कंपनी है लेकिन वो दूसरी किसी एक व्यक्ति कंपनी में नामांकित है। नामांकित का मतलब उसका नाम लिखा हुआ है ना, मतलब अगर उससे कुछ हो जाए तो दूसरे का नाम लिखते ना साथ में एक व्यक्ति नामांकित, कभी उसको कुछ मृत्यु हो जाए कुछ भी हो जाए तो नामांकित हो, तो दूसरी कंपनी में वो नामांकित है। तो उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। ये विशिष्टीकृत योग्यता कसौटी को जो पूरा कर सकता है 180 दिन में, कुछ कंपनी एक्ट में कुछ नियम दे रखे हैं, उसको पूरा करना होगा। एक व्यक्ति कंपनी में कोई अवयस्क सदस्य अथवा नामांकित नहीं बन सकता अथवा अपने हित के अंश का धारण भी नहीं कर सकता। यानी कि कोई अवयस्क यानी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता है। 5वां पॉइंट, ऐसी कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकती या कंपनी के रूप में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। यानी कंपनी एक्ट की धारा 8 है के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकती ऐसी कंपनी, या अन्य किसी रूप में परिवर्तित भी नहीं की जा सकती है। ऐसी कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश की राय जिनमें निगमित इकाइयों की प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित नहीं कर सकती। यानी कि गैर बैंकिंग मतलब जिसमें बैंकिंग कार्य नहीं हो, वित्तीय निवेश जिसमें निगमित निकायों की प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। 7वां पॉइंट है, एक व्यक्ति कंपनी समामेलन के 2 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व किसी स्वैच्छिक रूप से कंपनी के किसी अन्य प्रकार में परिवर्तित नहीं हो सकती। 2 साल तक वो किसी दूसरे प्रारूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, सिवाय उन कंपनियों में जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी की सीमा 50 लाख से आगे बढ़ाई हो, यानी पेडअप कैपिटल अगर उनकी 50 लाख से अधिक हो या संबद्ध अवधि में उसकी जो है वार्षिक आवर्त यानी कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक हो। इनके अलावा कोई भी कंपनी 2 साल से पहले, देखो ये जो सिचुएशन दे रखी ना, ये कि पेडअप कैपिटल 50 लाख से अधिक हो या उसका टर्नओवर वार्षिक टर्नओवर जो है 2 करोड़ से अधिक हो, उनके अलावा 2 साल से पहले कोई भी कंपनी किसी अन्य प्रारूप में अन्य प्रकार में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ये 7 पॉइंट दे रखे हैं एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में नियमों के संबंध में, ठीक है ना, कंपनी एक्ट के अंदर। अब एक टॉपिक और बचा है सेशन का लास्ट, कि जो सीमा नियम है ना, जो संस्थागत प्रलेख, उसका एक प्रारूप दे रखा है, उदाहरण है ना, कि कैसे ये प्रारूप कैसा होता है, एक संस्थागत प्रलेख या सीमा नियम किस प्रकार का होता है, उसके धाराएं कैसी होती है या उसके वाक्य कैसे होते हैं ना, उसके बारे में आपने पहले पढ़ चुके हो। तो उससे पहले आता है कंपनी का नाम। सीमा नियम में कंपनी का नाम आएगा, है ना। अब देखो ये कौन सी कंपनी है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी का सीमा नियम है, जिसका दायित्व सीमा नियम है सीमित है। कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का नाम है जैसे राम एंड कंपनी लिमिटेड। अगर सार्वजनिक कंपनी है तो लिमिटेड लगाएगी, या फिर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, किस राज्य में स्थित होगा, उस राज्य का नाम लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले बताया है सब ये पॉइंट। कंपनी के समामेलन से पूरे किए जाने वाले उद्देश्य, यानी उद्देश्य कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, आपके 2 प्रकार के उद्देश्य बताए थे ना, वो दोनों उद्देश्य इसमें लिखे जाएंगे। चौथा पॉइंट है, सदस्यों का दायित्व सीमित होगा और ये दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की आदत राशि तक ही सीमित होगा। यानी कि जो कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है ना, तो सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। यानी कि जितने उन्होंने शेयर खरीद रखे और जितना पेमेंट कर दिया शेयर पर और जितना बाकी है वहीं तक सीमित रहेगा। कंपनी की अंश पूंजी जो भी है
करोड़ रुपए जितने भी है, 10 लाख 50 लाख जो भी है, करोड़ है, कुछ भी है, वो लिख दी जाएगी। और एक अंश की वैल्यू कितनी है और कितने शेयरों में विभक्त है ना, इस प्रकार की डिटेल लिखी जाएगी। हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम पते उल्लिखित है पार्षद सीमा नियम के अनुसरण में कंपनी बनाने के इच्छुक है तथा कंपनी की अंश पूंजी हम क्रमशः अपने नामों के आगे उल्लिखित अंशों को लेने के लिए सहमत है। मैंने बताया एक पॉइंट एक था जिसमें ना सार्वजनिक कंपनी में 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं, निजी कंपनी में 2 के होते हैं ना। तो ये सब हस्ताक्षर करेंगे। देखो इसमें एक चार्ट दे रखा है आपके कि अभिदाताओं के नाम, पते का विवरण, पते का अभिदाता दिए गए अंशों की संख्या, उनके हस्ताक्षर और उनके साक्ष्यों के हस्ताक्षर और नाम पते है ना। ये इस प्रकार से ये देखो 7 दे रखे हैं। ये सार्वजनिक कंपनी है तो 7 आएंगे और निजी कंपनी में 2 होते हैं ना। कि ये सब नाम हो जाएंगे, फिर उनके कितने अंश उन्होंने लिए हैं, उनकी संख्या आ जाएगी, उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे और उनको प्रमाणित करने वाले साक्षी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। फिर एक प्रकार की घोषणा और होती है 7वां पॉइंट, जैसे मैं जिसका नाम और पते मुझे दिया गया इस पार्षद सीमा नियम के अनुसार जो है एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूँ और कंपनी की पूंजी के सभी अंश लेने को सहमत है। और ठीक है ना, ये इसी प्रकार की घोषणा दी है। और एकल व्यक्ति के संबंध में क्या होगा, तो ये तो सार्वजनिक कंपनी का था ना। एकल व्यक्ति में क्या आएगा, अभी एकल व्यक्ति में एक ही व्यक्ति होता है तो उसमें अभिदाता का नाम, इसके हस्ताक्षर और साक्षी का पता, विवरण वगैरह सारा आ जाएगा है ना। और एक एकल व्यक्ति की मृत्यु की जगह की घटना में मतलब श्रीमती या श्री पुत्र जो भी है, श्री जो भी है, ये लिखा जाएगा अभी उस नामांकित व्यक्ति कौन होगा, उसकी आयु क्या है, ठीक है ना, तो वो लिखा जाएगा। इस प्रकार से आगे डेट है। तो ये सीमा नियम का प्रारूप है जो आपको बताया गया है, समझ में आया होगा। अभी लेसन आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।